नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे सहयोगी अभिषेक सतव्रतम भी मौजूद है नोएडा स्टूडियो से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग कॉल्स की। अगले 1.5 घंटे तक आपके लिए हम क्या लेकर आने वाले हैं ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाजार की बड़ी बातों के साथ, उसके बाद आपको बिग बजट्स बताएंगे, यानी ऐसे स्टॉक जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। फिर एफएनओ मार्केट चेक आपके लिए लेकर आएंगे। इंडेक्स के कौन कौन से अहम लेवल है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये भी आपको 2:05 पे बता देंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स होगा हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स की तरफ से 2:10 पे, वो अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे। इसके अलावा 2:40 पे आपके लिए होगा ऑप्शंस मार्केट का चैंपियन, ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। 3 बजे होगा मार्केट एट 3, जहां पर एक्शन वाले स्टॉक्स की फिर से अपडेटेड लिस्ट आपके सामने रखेंगे। और फिर 3:10 से 3:15 के बीच आपके लिए BTST और STVT कॉल्स भी होगा। और फिर 3:20 पे आपके लिए इवेंट्स टू वॉच, यानी पूरा एक्शन से पैक ये पूरा सेगमेंट होगा। लेकिन सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं, क्योंकि आज बाजार में बिकवाली कहें या एक करेक्शन कहें, यहां पर काफी ज्यादा दिख रही है। बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। निफ्टी में 265 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 25,920 तक आ चुका है। 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के अब काफी नीचे आ चुका है। तो आज काफी ज्यादा गिरावट निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहां पर गिरावट और भी ज्यादा है, और जो गिरावट सबसे ज्यादा दिख रही है वो सरकारी बैंकों से दिख रही है। दिग्गज सरकारी बैंक्स भी आज काफी कमजोर हैं। बैंक निफ्टी 600 अंकों से ज्यादा टूट चुका है, 59,100 तक फिसल चुका है। करीब 675 अंकों गिरावट बैंक निफ्टी में। आज एक और इंडेक्स है जहां पर काफी ज्यादा गिरावट है, रियल एस्टेट। भारी बिकवाली इंडेक्स 3.5% से ज्यादा नीचे। स्टॉक्स की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स है जहां पे 4 से 7% तक की तेज गिरावट दिख रही है। तो रियलिटी में लगातार गिरावट, 1-2 बीच में पुल बैक दिखी, लेकिन लगातार यहां पे गिरावट का ही ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर की बात करें तो डिफेंस, जहां पर आज काफी ज्यादा दबाव दिख रहा है। BEL देखिए, BDL देखिए, तमाम स्टॉक 3 से 5% तक आज के सत्र में कमजोर दिख रहे हैं। तो आज का सेटअप पूरा कमजोर बाजार का दिख रहा है। और सरकारी बैंक, यहां पर बिकवाली काफी ज्यादा है। इंडेक्स देखिए 3% से ज्यादा गिर चुका है। और दिग्गज स्टॉक्स भी, जिसमें PNB, SBI, कैनरा बैंक, तमाम ऐसे स्टॉक्स है 2 से 5% तक कमजोरी दिखा रहे हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट है और हफ्ते की जो शुरुआत है काफी ज्यादा नेगेटिव हुई है। और पिछले 1 घंटे में तस्वीर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा खराब हो रही है। 350 अंक नीचे है निफ्टी और बिल्कुल 25,900 के मुहाने पर आकर खड़ा है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो गिरावट कहीं ज्यादा सीवियर है। करीब 700 पॉइंट निफ्टी बैंक टूट गया है, 59,100 के नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और जो ब्रॉडर मार्केट से पिक्चर है वो तो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि 400 शेयर ऊपर है, करीब 2500 साढ़े 2500 शेयर कमजोरी वाले हैं। तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 6 से ज्यादा कमजोर होने वाले शेयर हैं। और निफ्टी में सिर्फ 4 शेयर ऐसे हैं जो आपको मजबूती पर आज कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एचसीएल टेक में तो मार्जिनल गेन्स है और टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा ऊपर, आधे % के गेंस, लेकिन इंटर ग्लोब एविएशन में भारी गिरावट करीब 8% के आसपास की। ये सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर इस वक्त आपको दिखाई देगा निफ्टी में। लेकिन आज बड़ा एक्शन कहां पर हुआ है जरा ये भी समझ लेते हैं, डाउन साइड का या फिर अपसाइड का। विश्वमोहन के पास है। विश्वमोहन बताइए आज के बजिंग स्टॉक्स। देखिए, शुरुआत हम करेंगे रियल एस्टेट के साथ, क्योंकि एक लगातार ये डाउन ट्रेंड में है और ये गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है। हमने एक आध सत्र में देखा था, कुछ रिकवरी दिखी थी, लेकिन आज इस कमजोर सत्र में सबसे ज्यादा गिरावट सरकारी बैंक्स और रियल एस्टेट ही दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट में देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी शुरुआती कारोबार से ही कमजोर है, अब 6% तक टूट चुका है। प्रेस्टीज 5% की गिरावट है। यहाँ DLF, सोवा जैसे स्टॉक्स भी 4 से 4.5% तक गिरावट दिखा रहे हैं। तो चौतरफा बिकवाली रियलिटी स्टॉक्स में दिख रही है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गिरावट दिख रही है सरकारी बैंक्स, इंडेक्स ही 3% से ज्यादा टूटा हुआ है। दिग्गज सरकारी बैंक्स, यहां पर काफी गिरावट। PNB 4.25%, कैनरा बैंक 4%, इंडियन बैंक 3.5% से ज्यादा, बैंक ऑफ इंडिया 4%। एक जबरदस्त गिरावट यहां पे चला भी था। उसके बाद सरकार के जिस तरह से सफाई आई थी कि FDI बढ़ाने की उनकी अभी कोई योजना नहीं है सरकारी बैंक्स को लेकर, और साथ ही उनका प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी जो सफाई आई कि अभी उनके कोई प्लान्स नहीं, उसके बाद से ये गिरावट लगातार चल रही है।
सरकारी बैंक में एक दिन की रिकवरी दिखी थी। और कुछ और बजट्स की अगर बात करें जहां पर आज के सत्र में गिरावट काफी ज्यादा दिख रही है, उसमें डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, यहां पर बिकवाली काफी ज्यादा है। भारत डायनेमिक्स करीब करीब 6.25%, बीईएल 5%, 3.25% से ज्यादा, एचएएल में और जीआरएससी में भी 4%। उम्मीद थी कि रूस के साथ कुछ बड़े ऐलान होंगे, लेकिन उस तरह का बैकडोर कुछ हुए होंगे कुछ डील, लेकिन उस तरह की जिस तरह की उम्मीद बाजार लेकर चल रहा था ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद से ये मुनाफा वसूली दिख रही है डिफेंस स्टॉक्स में। इंटरग्लोब लगातार यहां पर बिकवाली का दौर चल रहा है और इनके मामले को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो गई है और साथ ही डीजीसीए ने कहा है कि आप इस पे विस्तृत जानकारी दें, अदरवाइज एक तरफा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और साथ ही एविएशन मंत्री का भी बयान आया है कि यहाँ पे और भी एयरलाइंस की देश में जरूरत है। इसके बाद से ये गिरावट और भी बढ़ती जा रही है और जिस दिन की क्योस की खबर थी उससे ज्यादा गिरावट आज दिख रही है। तो ये गिरावट काफी कमजोरी यहां पर बढ़ती जा रही है। फिनो पेमेंट बैंक की खबर काफी पॉजिटिव थी बैंक के लिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए आरबीआई से इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, और लेकिन उस खबर का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ है, 8.5%। हालांकि पूरी तरह से मंजूरी में ये वक्त लगेगा, तब तक पेमेंट बैंक के तौर पर ही कंपनी काम करती रहेगी, लेकिन 9.25% की तेज गिरावट यहां पर दिख रही है। शो के दौरान जानेंगे भी इस गिरावट के बाद आपको क्या करना है इन सारे स्टॉक्स पे। लेकिन एक आखिरी इस लिस्ट में एक स्टॉक है इटर्नल का, जोमैटो। यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ब्लॉक डील के जरिए कुछ स्टॉक्स यहां पे ऑफलोड किए गए हैं, 0.5% की हिस्सेदारी बेची गई है और उसके बाद यहां पर 2.25%। हालांकि शुरुआत हुई थी तेजी के साथ, लेकिन ये तेजी कुछ ही मिनटों में गायब हो गई शुरुआती कारोबार से, फिर बाद में दबाव भी दिख रहा है। चलिए, तो पूरी लिस्ट हो गई, इस पर आपको राय भी लेकर आएंगे आगे, लेकिन अभिषेक के पास चलते हैं। इंडेक्स के लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, बाजार का ब्रॉडर सेटअप कैसा दिख रहा है, कौन कौन से सेक्टर और क्यूज क्या कह रहे हैं बाजार को लेकर, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताएं। विश्वमोहन, देखिए मामला काफी थोड़ा गंभीर लग रहा है और इतनी गिरावट होगी इंट्राडे में, इस चीज को लेकर ना अंदाजा था नहीं। ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली गिरावट मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे कोई ना नेगेटिव ट्रिगर सामने नहीं खड़े थे। लेकिन बाजार आज गिरा क्यों है, कुछ कुछ रीजंस जरूर हैं जिसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। अब आगे करना क्या है बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अब देखिए कल से एफओएमसी की बैठक शुरू हो जाएगी, यूएस फेड की जो पॉलिसी आएगी 10 दिसंबर को। तो जो निवेशक हैं भारत में थोड़ा सा सतर्क हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये एफआईज की फ्लोज के लिहाज से भी काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। ये दूसरी चीज ये है कि एफआईज लगातार बेच रहे हैं, 7 दिन से लगातार उनके बिकवाली का आंकड़ा आ गया है, तो एक बाजार के लिए टेंशन है। पॉलिसी हमारे यहाँ आई, पॉलिसी हमारे यहाँ बीत भी गई, हमने शुक्रवार को थोड़ा सा इंपैक्ट देखा और उसके बाजार एक तरह से कह सकते हैं कि उसको नॉन इवेंट की तरह कंसीडर कर रहा है। तो क्या मतलब ये सेल ऑन न्यूज हो रहा है, ये भी एक चीज है। रुपए में आज फिर से हम देखने की कमजोरी बढ़ रही है और इंट्राडे में आज फिर से हमने देखा कि 90 रुपए 38 पैसे तक $1 का भाव चला गया। तो ये एक चीज है जो बाजार को लगातार परेशान कर रही है और ये कहने के एफआईज को भी ट्रिगर करती है आउटफ्लो के लिए। क्रूड में हम देख रहे हैं कि अब जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो थम सी गई है, कोई नतीजा उसका निकला नहीं है। जो प्रतिनिधिमंडल गया था अमेरिका का, रशिया में मॉस्को में बैठक भी हुई थी, लेकिन अब क्रूड में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उबाल आ रहा है और भाव $64 के आसपास के हैं। इंडिया विक्स आज हमने देखा कि इंट्राडे में करीब 11-12% ऊपर चला गया, 11.5 के आसपास। ये देखिए इंडिया विक्स सूचक होता है भय का और उतार चढ़ाव का। बाजार को किस चीज का भय है यहां से, ये एक सवाल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। और आखिर में कहीं ना कहीं देखिए हमने बहुत पहले अपने दर्शकों को सचेत किया था कि दिसंबर के महीने में आप लिक्विडिटी को लेकर थोड़ा ना बाजार के लिए चीज परेशान करेगी, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए के आईपीओ हैं। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो 14,000 करोड़ रुपए के 5 आईपीओ हैं, आज भी 2 आईपीओ खुले हैं। तो ये थोड़ा सा ना लिक्विडिटी वाला मसला है, लोग पास पैसे सीमित है, इधर से निकाला फिर कहीं और डिप्लॉय किया। रिटेल की तो टेंडेंसी ये होती है, और सिर्फ रिटेल नहीं, ये जो बड़े संस्थागत निवेशक वो भी ये करते हैं। तो ये चीज बाजार को जरूर परेशान कर रही है और इंडिगो वाला मसला तो चल ही रहा है। अब देश में इस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो तो थोड़े से ना देखिए बिजनेस सेंटिमेंट भी थोड़े प्रभावित होते हैं, लोगों के ट्रिप्स प्रभावित होते हैं, कंपनीज की स्ट्रेटजी प्रभावित होती है, तमाम चीजें हैं, तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट उसका भी आ रहा होगा, ये चीज है। अब प्रश्न ये है कि करना क्या है। बाजार देखिए आज ना निफ्टी ने 20 डीएमए का लेवल भी तोड़ा जो कि 26,000 पर है और 25,900 के मुहाने पर जाकर ये खड़ा है और यहीं पर एक अहम सपोर्ट है।
अगर 25,900 के नीचे विश्व मोहन, मेरा मानना है कि अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर बाजार में ना फिर और डाउन साइड यहां से ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो एक ये लेवल का बचना बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के सत्र में। और अब यहां से जो रेजिस्टेंस है आप देखेंगे, ऑप्शंस की चेन आप देख लीजिए, सीधे सीधे पता चल जाएगा, ज्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। हर 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है। जो सबसे जो क्रूशियल जो रेजिस्टेंस इस वक्त बाजार के लिए है वो है 26,100 का। अब 26,100 को पार करने में ना जोर तो लगाना पड़ेगा बाजार को। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन है, हालांकि हमने कभी आपको सलाह नहीं दी थी शॉर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन है तो बेहिचक आप 26,100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, शॉर्ट में आप बने रहिए। नया ट्रेड करने की सलाह नहीं है। आज की गिरावट है, इसको थम जाने दीजिए, फिर वेट कीजिए। और 26,100 ये शॉर्ट वालों के लिए स्टॉप लॉस है। अगर 25,900 ये लॉन्ग वालों के लिए ये सपोर्ट के लेवल है। फ्रेश ट्रेड नहीं करना है। 25,900 अगर टूटा तो बाजार में गिरावट बढ़ेगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो फिर से हम देख रहे हैं कि आज ना प्रेशर ऊपरी से काफी ज्यादा बिल्ड हुआ है और फिर से हम 59,000 के आसपास निफ्टी बैंक को आते हुए देख रहे हैं। तो स्ट्रेटजी वहां पर भी यही है। और ना ये जो गिरावट है ना थोड़ी सी ना आज की समझ से परे है। ये मतलब आज आप सुबह गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे थे, इतनी बड़ी गिरावट की कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। हाँ, थोड़ा सा माहौल हम ग्लोबल बाजारों से थोड़ी नरमी की देख रहे थे स्पेशली एशिया में, लेकिन इस तरह की गिरावट थोड़ी समझ से परे है। इस पर एक्सपर्ट्स का आगे जरा व्यू हम ले लेते हैं और समझते हैं कि रणनीति होनी क्या चाहिए। हमारे साथ दो मेहमान हमारे तैयार हैं, निमेश ठाकर हैं और इसके अलावा स्वाति होतकर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निमेश जी, स्वाति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। स्वाति जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार में आज सरप्राइज डाउनसाइड एक्शन, आप जरा बताइए कि क्या आपकी भी उम्मीद के विपरीत आज की चाल रही है स्वाति जी, और अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी से इंडेक्स में पैसे बनाए जा सकते हैं? डेफिनेटली आज ओपनिंग हम लोग ने फ्लैट देखी, उसके बाद जो सेल ऑफ हमें नजर काफी अनप्रेडिक्टेड था। एंड आई बिलीव कि जिस हिसाब से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मार्केट ब्रेथ की बात करो तो ऑलमोस्ट 1:5 का रेशियो, विच इज अ वेरी नॉट मच पॉजिटिव ऑन द टेक्निकल फ्रंट। मुझे लगता है कि यस, जैसे आपने भी कहा कि शुरुआत के शो में कि 25,900 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर आज वो ब्रेक डाउन करता है या उसके नीचे क्लोजिंग रखता है तो हमें ऑल 100-150 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने मिलेगा। क्योंकि अगर आप नवंबर का डेटा देखोगे तो 25,850, 25,800 के काफी काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन्स बन चुके हैं। तो मुझे लगता है एक वहां पे एक बार रीटेस्ट करके देन एक बाउंस बैक रैली हमें देखने मिलेगी। ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये 26,200 के आसपास या 150 के आसपास काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। जब तक वो क्लियर नहीं होता ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एक दिन की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है अभिषेक जी। मुझे लगता है 1 से 2 दिन तो एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग रखनी चाहिए, तो फिर एक बुल अपना होल्ड कर सकेंगे ऑन हाई साइड। एट द करंट लेवल व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। मुझे लगता है अगर कोई step करता है 25,800 या 25,850, दोज लेवल्स विल बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द निफ्टी एंड वहां पे बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। अभी काफी सेक्टोरियल रोटेशन हमें मार्केट्स में देखने मिल रहा है। वेरी फ्यू काउंटर्स में बाइंग हमें नजर आ रहा है। मुझे लगता है भी ये पर्टिकुलर मार्केट्स में काफी वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं। आई बिलीव कि फार्मा सेक्टर पे फिलहाल फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर गिरते हुए मार्केट में वही एक डिफेंसिव पैक है जो हमें पोर्टफोलियो में रेड मार्क्स आने की कम कम उम्मीदें हमें रख सकती हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग कीजिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल ये कंटिन्यूड होते हुए हमें नजर आएगा एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो पेशेंसली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, पीएस स्टॉक स्पेसिफिक यही स्ट्रैटेजी फिलहाल मार्केट में अपनानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार ये होने का समय भी है। और आज हम देख रहे हैं कि देखिए कई सारे जो सेक्टर्स हैं ना ये ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। आप जरा ना रियल एस्टेट का इंडेक्स देखिए, वहां पर तो एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। तमाम ऐसे शेयर हैं जो आपको 4% 5% नीचे दिखाई देंगे और ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गई आरबीआई की ये जो पॉलिसी आई है, इसमें दरें घट के आई हैं। बावजूद उसके इंडेक्स आप देखिए करीब 3.5% क्रैक हो गया। निफ्टी बैंक के सारे जो 12 शेयर हैं आज हम देखने की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। और सरकारी बैंकों की जो दुर्दशा है वो एक तरह से लग रहा है कि फिर से शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि पीएनबी हो गया करीब 4% नीचे है, बीओबी में करीब 3% की गिरावट है, एसबीआई करीब 2% टूट गया। तो सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन, क्या बैंक्स के फंडामेंटल में, इनके एनपीए क्लीनअप में
बाजार को विश्वास नहीं है? क्या बाजार सिर्फ उम्मीदों पे आगे चल रहा था? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पीएनबी 4% नीचे डे लो पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर होना है तो कहां होना है? देखिए, आगे हमने कई सारे शेयरों की बातचीत करने वाले हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक क्यों टूटा है, केन्स टेक क्यों टूटा है, इंटरग्लोब एविएशन की हालत आज क्यों पतली है, और क्या आगे हम ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड देखेंगे? एक प्रश्न ये भी है, क्योंकि देखिए Q3 के नतीजे जो आएंगे ना, वो बड़े क्रिटिकल हो जाएंगे। 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए, पूरा नवंबर का महीना और दिसंबर भी लगभग लगभग ऐसे ही बीत जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो बड़े कमजोर नतीजों के आसार बिल्ड हो रहे हैं और रुपए का डिप्रिशिएशन ये और परेशान करेगा। तो ये इंटरग्लोब में तो ये नजर रहने वाली है। आगे इन तीनों शेयरों के विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के पसंदीदा शेयर ट्रेड के लिए इस वक्त क्लोजिंग आवर्स में कौन से हैं, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। तो शुरुआत निमेश जी आपसे करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी बाजार में नजर कहां पर गई है, और सेफ्टी वाले स्टॉक्स बताइए जहां पर पैसे बन जाए। बहुत पैसे ना बने ठीक है, बट ना टेंशन नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड एवरीवन। देखिए, मार्केट में जिस तरह से स्ट्रक्चर है डेफिनेटली वीक हो गया है, और मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक के अंदर अच्छी रैली आ गई थी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है। तो मेरा जो स्टॉक है वो सेल साइड का है, L&T फाइनेंस का, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा रनअप ऑलरेडी आ गया है, और स्टॉक में 307 से 310 के अंदर बार बार एक रेजिस्टेंस फेस करके करेक्शन आ रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है, तो L&T फाइनेंस के अंदर बिग वाली करके या प्रॉफिट बुक करके आप चल सकते हैं। नीचे की तरफ मेरा मानना है कि 288 और 280 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर के अंदर 360 का स्टॉप लॉस लगा के L&T फाइनेंस के अंदर बिग वाली करनी है, और एग्जिट करना है, और नीचे की तरफ 280 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, L&T फाइनेंस को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है। 307 रुपए का स्टॉप लीजिए, 288 और 280 ये दो टारगेट होंगे। निमेश जी, एक ही शेयर या कोई दूसरा है, या फिर देने की हिम्मत नहीं हुई? देखिए, अभी तक की मार्केट अभी एक नहीं ठीक है, क्रूशियल लेवल ट्रेड के कम ऊपर हो। ट्रेड कर रहा है। यस जी, मार्केट यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से मार्केट बाउंस होगा या ब्रेकडाउन होगा। स्ट्रक्चर अभी थोड़ा वीक हो गया है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा एग्रेसिव प्ले नहीं कर रहा हूँ, और जहां पर प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है वहां पर एग्जिट का कॉल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है जब मार्केट वीक हो, और ये ना समझ में आए कि आखिर इतना वीक क्यों है। ये देखिए, हमारे ईमानदारी से बता रहा हूं कि हमारी समझ से परे। हमने आपको ट्रिगर बताए, बट उन ट्रिगर्स को लेकर ना मेरे मन में ये नहीं है कि अच्छा ये इतनी वीकनेस की आज वजह बन जाएंगे। रुपया कमजोर, क्रूड थोड़ा सा गर्म, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एफआईज का आउटफ्लो, ये तो चल ही रहे थे बाजार में, कोई नई चीज नहीं आई है। अब आज जो क्रैक हुआ ना, इसका आगे हम थोड़ा सा समीक्षा करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी रीजन क्या क्या है। स्वाति जी, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? अभिषेक जी, मैंने कहा कि मैं डिफेंसिव पैक पे फिलहाल इन्फोसिस कर रही हूँ। तो अजेंटा फार्मा मुझे काफी स्ट्रांग लगता है। लास्ट 4 महीने से ये काफी डाउन ट्रेंड में पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था। 4 महीने के बाद इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ऊपर आया है। आज ऐसे मार्केट में ऑलमोस्ट ये स्टॉक 1.2% ये अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स 2669 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल्स पे आप बाय कीजिएगा। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 2760 2780 के लेवल्स तक भी जाने के। तो बाय कीजिएगा। 2620 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2780 लेवल्स ऑन द हाई साइड। सेकंड बाय कॉल मेरा पॉलिसी बाजार पे है। पॉलिसी बाजार मुझे काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। लास्ट वीक हम लोग ने इसमें एक कप एंड हैंडल एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखा है। 20 डेज डीएमए के ऊपर काफी वेल प्लेस्ड है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। आज भी ये काउंटर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इवन दो मार्केट इज इन प्रेशर। 1918 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा। 1890 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। आई बिलीव इसमें क्षमता है एटलीस्ट 1980 टू 2000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार एंड अजेंटा फार्मा मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं करंट लेवल्स।
ठीक है, पॉलिसी बाजार हो गया। पीवी फिनटेक, इसका ना चार्ट अच्छा है। लोअर लेवल से हमने देखा कि ठीक ठाक इसमें लॉन्ग के पोजीशंस ऐड हुए हैं और अपनी तेजी को ये सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। 1980 रुपए और 2000 रुपए के टारगेट, 1890 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है वो है अजंता फार्मा, इसको लेकर है स्वाति जी बुलिश। तो टोटल 3 शेयर आपको मिले और अजंता फार्मा की जो टारगेट होंगे 2726, 2780, 2600 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 2 बाई की ट्रेड और एक सेल साइड का ट्रेड इंट्राडे में निफ्टी 25,900 को इसने ब्रेक किया, उसके आसपास ही आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए 25,900 पर। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, करीब करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का वाई वहां पर है, तो वो सपोर्ट उम्मीद तो करते हैं कि आज बच जाएगा। देखते हैं, अगर क्लोजिंग से नीचे अगर जाकर होती है तो फिर बाजार में तनाव बढ़ेगा और जैसा कि स्वाति जी कह रही थी कि फिर 150 पॉइंट के आसपास तक गिरावट और आ सकती है। 25,918 ये आप लेवल इस वक्त दिखेंगे। चलिए काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के बाजार में जहां पर एक्शन तेज है उन शेयरों की बातचीत करेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत हो रहा है क्लोजिंग कॉल्स में। और बाजार की चाल अगर देखें तो आज बिकवाली काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। 265 अंक नीचे निफ्टी है, बैंक निफ्टी में 650 अंक की गिरावट है। लेकिन आज की गिरावट में सबसे ज़्यादा जो बिकवाली दिख रही है स्मॉल कैप शेयरों में दिख रही है और लगातार 5वें दिन ये गिरावट दिख रही है। इंडेक्स की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 5 दिनों में 5% से ज़्यादा टूट चुका है। आज के सत्र में ही ये इंडेक्स 0.3% नीचे है और इस इंडेक्स के जितने भी कंपोजिशन वाले जो भी स्टॉक्स हैं उसमें से सिर्फ 2 ही स्टॉक आज हरे निशान में, सारे के सारे यहाँ पर कमजोर ही दिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा गिरावट केन्स टेक्नोलॉजीज में दिख रही है, 12% की गिरावट दिख रही है। तो ये गिरावट बढ़ती जा रही है। 4 दिनों में अगर बात करें तो 35% तक ये स्टॉक टूट चुका है। और इस गिरावट की वजह है ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर्स में कई गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई थी और उसके बाद से ये गिरावट जारी है। और आज हालांकि कंपनी ने कॉन कॉल किया, लेकिन क्या कुछ निकल कर आया है, उनकी सफाई क्या है, यही समझते हैं अपने सहयोगी स्नेही से। स्नेही, बताइए उस कॉन कॉल की बड़ी बातें क्या थी, मैनेजमेंट की तरफ से क्या सफाई दी गई है इस मामले पर? जी बिल्कुल, अगर केन्स टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक पर एक बार नज़र डालेंगे तो काफ़ी दबाव में है ये स्टॉक। और ये सिर्फ आज की सिचुएशन नहीं है स्टॉक के लिए, पिछले हफ्ते में भी हमने काफ़ी दबाव देखा है इस स्टॉक पर। क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो पिछले हफ्ते कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में केन्स के बारे में लिखा था कि केन्स और उसकी एक्वायर्ड सब्सिडरी जो है इस्क्रामेको वो प्रेशर में थी, क्योंकि जो लार्ज इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस थे जो केन्स और उसकी सब्सिडरी के थे उसके नंबर्स, उसके जो आंकड़े थे वो मिसमैच दिखा रहे थे केन्स और उनकी सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपने रिपोर्ट में लिखा था पिछले हफ्ते, जिसके दम पर स्टॉक काफ़ी दबाव में रहा है। आज सुबह इसको क्लैरिफाई करने के लिए केन्स ने एक कॉन कॉल रखा था जहां पर उन्होंने बताया है कि वो एक्नॉलेज करते हैं कि उनके डिस्क्लोजर में आर्टिकुलेशन की कमी थी। उनका डिस्क्लोजर जो उन्होंने स्ट्रीट को दिया था उसमें ज़्यादा एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था, पर वो कहते हैं कि ये कोई लैप्स ऑफ इंटेंट या कंडक्ट, मतलब उनकी नीयत नहीं थी कि वो ऐसे एक डिस्क्लोजर दे, ये उनसे गलती से हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि कंपनी में फ़िलहाल कोई भी गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं है और बिजनेस में भी कोई भी अंडरलाइंग इशू फ़िलहाल नहीं है, सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वो कहते हैं कि केन्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उनके लिए बहुत नॉन नेगोशिएबल है, काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए ये 2 मेट्रिक। तो इस पर उन्होंने काफ़ी सारा ध्यान दिया था सुबह। पर अगर हम उनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कोटक के रिपोर्ट में H2 FY25 सेकेंड ईयर FY25 के लिए उन्होंने अपना मार्जिन फिगर 28% बताया है। केन्स ने कॉन कॉल में क्लैरिफाई किया है कि ये फिगर सिर्फ 9% है, तो वहाँ पर एक मिसमैच है और केन्स ने क्लैरिफाई किया है कि ये मार्जिन का आंकड़ा सिर्फ 9% पर है। वो कहते हैं कि वो एक अपने एक्नॉलेज करते हैं कि कंसोलिडेटेड जो उनका बैलेंस शीट था उसमें गुडविल का जो आंकड़ा है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, पर उन्होंने ये भी समझाया कि ये क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वो कहते हैं कि जो कंपनी के कैपिटल गेन्स थे और जो गुडविल का फिगर है वो उन दोनों ने अपने अगेंस्ट नेट ऑफ कर दिया है, स्क्वायर ऑफ कर दिया है, ताकि एक बेहतरीन कंसोलिडेशन पिक्चर वो प्रेजेंट कर सके।
के, और वो कहते हैं कि जो रिसीवेबल्स वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाके, जिनकी उन्हें आशा है, वो कहते हैं कि वो रिसीवेबल्स ख़त्म कर देंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, और इसका ये अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग के द्वारा किया जाएगा। वो कहते हैं कि जो कलेक्शन पीरियड है 90 दिनों का, वो उन्हें भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन वो कहते हैं कि केन्स जो है वो एक डिवाइस कंपनी बनी रहेगी अपने क्लाइंट्स के लिए, AMI SPs के लिए। उन्हें एक खुद AMI SP बनने का अभी कोई फ़िलहाल विचार नहीं है। और प्रमोशन स्टेक सेल पर कहते हैं कि फिलहाल अभी किसी भी प्रमोटर ने केन्स को ये नहीं बताया है कि वो कंपनी में एक स्टेक सेल करने वाले हैं, और केन्स कहते हैं कि फाइनेंसिंग बरकरार है उनकी, उन्हें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है एक स्टेक सेल के द्वारा फंड रेज करने की। तो ये भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया था। आखिर में वो कहते हैं कि जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है उनके बिजनेस का वो EMS क्षेत्र में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ये था केन्स का क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने आज सुबह अपने कॉन कॉल में एक बार फिर से बरकरार किया है। ओके, शुक्रिया स्नेही। ये मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरह की थी ये लेकर आने के लिए, लेकिन बाजार को ये कमेंट्री भी पसंद नहीं आई है। अभी भी गवर्नेंस को लेकर चिंता है, और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस भी कह रहे हैं कि इसमें बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए, कि बहुत गिर गया है, ले अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में इसका भाव 7,600 के करीब हुआ करता था, और सिर्फ 2 महीने के आसपास ही ये आधा हो चुका है। तो किसी भी तरह की बाजार में गिरावट आ सकती है। तो आपको लगे कि अगर ये 50% टूट चुका है, 70% टूट चुका है, तो अच्छा मौका है। तो इस तरह के नैरेटिव भी बनाए जाते हैं, तो आप इससे बचना है। हमारे साथ गौरव शर्मा जी भी है। गुड आफ्टरनून गौरव जी। सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज से ही शुरुआत आपसे करते हैं। सर, भारी गिरावट अब तक आ चुकी है। अक्टूबर में 7,600 का स्टॉक आज आ चुका है 3,860 के आसपास। क्या करना चाहिए? जो भी इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? गुड आफ्टरनून विष्णु मोहन जी, और सभी पैनलिस्ट को और हमारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। केन्स टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, तो ये गिरावट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के इर्द गिर्द घूमती हुई आई है। ये एक सीरियस मैटर है। अगर हम एक रिजल्ट फ्रंट की बात करें, तो अर्निंग्स पे तो इस पे एज सच कोई ज्यादा डेंट नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस स्टेडी रही है, बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन। स्टेडी मार्जिन्स चल रहे हैं कंपनी के। तो फाइनेंशियल्स फ्रंट पे अगर परफॉर्मेंस पे कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा इशू है कि कंपनी कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर ले, अगर वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो निवेशक, खासकर जो बड़े निवेशक हैं, वो अपना फ्रेश मनी तो नहीं डालते हैं, साथ ही साथ में जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग होती है वहां से भी हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। और यही हम आज के सत्र में और पिछले 1-2 सत्र से लगातार एक कंसिस्टेंट गिरावट, एक सेल ऑफ देख रहे हैं स्टॉक के अंदर आता हुआ। एंड आई थिंक अभी भी अगर देखा जाए, तो जिस टाइप का ये चार्ट फॉर्मेशन नजर आ रहा है, स्टॉक अपने अच्छे सपोर्ट्स लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। बट यहां से मैं, बिल्कुल सही बात है, बॉटम फिशिंग की सलाह नहीं दूंगा। जैसे आपने भी कहा, यहाँ पे अभी बॉटम फिशिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो सेल ऑफ हैज बीन रियली स्टीप। सपोर्ट लेवल की बात करें तो प्रिसाइजली 3800 से 3835 की रेंज के इसके सपोर्ट्स हैं, उन्हीं लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कुछ समय वेट करें, देखें कैसी स्थिति बन रही है, उसी के बाद अपना कुछ फैसला लेना बेहतर हो। अभी के लिए अवॉइड रहेगा स्टॉक में। तो अभी इस स्टॉक से दूर ही रहे, ये सलाह आ रही है गौरव जी की तरफ से। चलिए, अब हमारे साथ पंकज पांडे जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी वेलकम करेंगे। लेकिन उससे पहले गौरव जी का ही एक टॉपिक ले लेते हैं, क्लोजिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। गौरव, बताइए, इस बाजार में बाजार का स्ट्रक्चर तो अभी आज कमज़ोर है, तो क्या कुछ पुल बैक की उम्मीद करते हैं? अगर आपको पुल बैक की कुछ उम्मीद है, तो उस उम्मीद में कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किया है क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए? बिल्कुल विष्णु मोहन जी, आज जिस तरीके का बाजार ने शुरुआत से ही जो ट्रेड रहा है, वो इट वॉज अंडर प्रेशर, और अभी भी वो सेल ऑफ जारी है बाजार के अंदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार 26,000 के आसपास रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाजार उसके काफी नीचे जा रहा है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म तो नहीं, मतलब नियर टर्म इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नजदीक जरूर आया है। 25,850 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे का क्लोजिंग आया तो बाजार के लिए और घातक साबित होगा, और फर्दर सेल ऑफ 25,600 एंड 25,400 तक का भी देखने को मिल सकता है उसके बाद। देयरफॉर मैंने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन मेंटेन किया है। लॉन्ग साइड पे मैं लार्ज कैप शेयर पकड़ा है बैंकिंग स्पेस का HDFC बैंक। उसके पीछे एक बड़ा ही सिंपल लॉजिक है कि अगर यहां से बाजार को रुकना है तो बैंक हैज टू प्ले अ पाइवटल रोल, और HDFC बैंक दिग्गज है। 1,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। बाय की सलाह रहेगी। 975 का स्टॉप लॉस और 1,040 तक के टारगेट देख सकते हैं।
एक स्टॉक मैंने सेल साइड के लिए भी लिया है क्योंकि बाजार की आज की फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा वीक है, फर्दर गिरावट की प्रोबेबिलिटी बन रही है यहाँ से। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी। 872 के अराउंड शॉर्ट कर सकते हैं, 895 895 का स्टॉप लॉस और 830 830 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में उम्मीद किए जा सकते हैं स्टॉक। ठीक है। पीएनबी हाउसिंग पर सेल की रिकमेंडेशन, 830 की टारगेट, 895 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और एचडीएफसी बैंक को लेकर थोड़ा बुलिश व्यू, 1040 तक के टारगेट हैं। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, बढ़िया स्ट्रेटजी। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं पंकज पांडे जुड़ गए हैं। पंकज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पंकज सर, एक व्यू आपसे मैं ना इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो पर लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब जो हो रहा है ठीक है, वो तो देर सवेर शायद कोर्स करेक्शन कंपनी आगे कर ले, लेकिन फाइनेंशियल्स को लेके गंभीर सवाल खड़े होने शुरू होंगे, क्योंकि यहां पर इनको अपना स्टाफ पायलट 20% बढ़ाना पड़ेगा। शेयर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 5900 वाला शेयर अब 4900 का हो गया, 1000 रुपए की गिरावट आ गई है। तो ये प्राइस में एडजस्ट हो गया, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी और डाउनसाइड बाकी है? और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या क्या बेहतर होगा कि एक बार एग्जिट ले लें इंडिगो से। राय क्या होगी सर आपकी, स्टडी है आपकी? तो देखिए, जिस हिसाब से मुझे लगता है ये मार्केट लीडर था, काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर था, एंड कहीं ना कहीं ये जो इवेंट हुआ है वो सरकार उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले रहा है। सो मैं उम्मीद करूंगा आगे जाके कि हो सकता है कि कुछ और स्ट्रिक्ट मेजर्स आ जाएं, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है, और आगे जाके कॉस्ट स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जाएगा, बिकॉज इनको रोस्टिंग के हिसाब से ज्यादा पायलट्स हायर करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद ओवरऑल ये बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम है, ये अभी एंड ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो सलाह करूंगा कि इसमें अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, एंड अगर प्रॉफिट पे है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओवरऑल सेक्टर डेफिनेटली बेटर करेगा, बट आई थिंक आपको ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सेक्टर के लिए, जैसे टेलीकॉम में सरकार सोचती है कि आपके पास में अच्छे खासे प्लेयर्स होने चाहिए जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक हो। तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इस सेगमेंट में भी आपको इक्वली कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स की जरूरत होगी, रादर देन कि एक प्लेयर डोमिनेटिंग द एंटायर सेक्टर। थोड़ी स्थिति दिखाई दे रही है। एक और आज सेक्टर है जहां पर ना हम क्रैश की स्थिति देख रहे हैं, वो है रियल एस्टेट का। अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट आज इंडेक्स में है, ये जुलाई के बाद की हम सबसे बड़ी गिरावट देख रहे हैं। करीब करीब 3.5% आज इंडेक्स नीचे आ गया। पॉलिसी से एक दिन पहले और पॉलिसी वाले दिन हमने आधे % से भी कम की तेजी देखी थी, लेकिन आज तो आप देखिए जो भी स्टॉक उठा लीजिए, चाहे डीएलएफ हो, चाहे ओबरॉय रियल्टी हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, यहां तक कि हडको वगैरह भी अगर आप देखेंगे ना तो वो भी कमजोरी दिखाई देंगे। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो 2000 रुपए के नीचे आके अब आपको कारोबार करते हुआ दिखाई देगा। जो लॉन्चेस से थोड़े से ना सॉफ्ट निकल के आ रहे थे, और डिमांड उस तरह की है नहीं, थोड़ा सा ना बायर आजकल के गायब हैं, उतने नहीं हैं। वो प्रीमियम में थोड़े से थे वो, लेकिन जो यूजर एंड या फिर मिड सेगमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें कायम हैं। पंकज सर, आपसे इस पर भी व्यू एक चाहिए। रियल एस्टेट के निवेशक क्या करें, जिनका स्टॉक्स में निवेश है, क्या निवेशित रहें? आपको लगता है कि ये जो कमजोरी है थम जाएगी? क्योंकि अपने रिकॉर्ड हाई से अगर हम देखेंगे इंडेक्स को, लगभग 25% नीचे है, तो बड़े मार्जिन से निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया इसने तो। जी बिल्कुल, आई थिंक देखिए रियल एस्टेट में अगर आप फर्स्ट हाफ देखें तो फर्स्ट हाफ काफी म्यूटेड था ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स के लिए। सेकेंड हाफ में या पूरे साल के जो प्री सेल्स गाइडेंस थी, सारी कंपनीज यही बता रही थी कि वो दे शुड बी एबल टू सॉर्ट ऑफ मीट अप, तो वो एक रे ऑफ होप था। बट मेरे हिसाब से अगर आपके मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े म्यूटेड रहने वाले हैं, जैसे कि Q3 जा रहा है, तो शायद काफी चांसेस है कि कंपनीज ये जो प्री सेल्स गाइडेंस है FY26 की वो मिस करें, एंड उसकी वजह से आपको एक करेक्शन, प्राइस करेक्शन तो मिल गया। मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी बनती है। स्ट्रक्चरली इस सेक्टर में कोई खराबी नहीं लगती मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो लिस्टेड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो बेहतर करने वाले हैं कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स।
डिमांड वाइज भी मुझे लगता है, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल इन्वेंट्री है वो करीब 17 महीने की है, तो आपके पास में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन की भी मैं उम्मीद नहीं करता। पर प्राइस करेक्शन हो चुका है, मेरे हिसाब से थोड़ा और टाइम करेक्शन होगा। अगर टाइम करेक्शन आप झेल सकते हैं तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्ली अभी इस सेटअप में आपके जो डिफेंसिव नेम शायद आपको ज्यादा बेटर कंफर्ट देने वाले हैं। तो जो मेजर प्लेयर है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है और लिस्टेड प्लेयर्स है, वहाँ पर कोई चिंता इनको नहीं लग रही है और लग रहा है कि ये गिरावट मौका है। हो सकता है कि टाइम करेक्शन हो, यानी इस एक दायरे में समय बिताए, कंसोलिडेट करे, तो अगर वो आप झेल सकते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, अगर लंबी का नजरिया है तो। चलिए अब अपने अगले सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि 2:40 हो चुके हैं ऑप्शंस के चैंपियन की। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए ओशो कृष्ण है हमारे साथ एंजल वन से। बताइए ओशो जी, क्या आपने ऑप्शंस मार्केट में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून विश्व जी। इसी ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में अभी बेयरिश सेंटिमेंट टर्न अराउंड हो चुका है एंड मेटल स्पेस में मेरा आज का व्यू रहेगा, जिंदल स्टील में 990 के पुट ऑप्शन को खरीदने की राय बनेगी आज। अगर हम टेक्निकली भी देखें तो काउंटर अप्रोक्सीमेटली अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है एंड डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे डबल टॉप का फॉर्मेशन ब्रेकडाउन है एंड डेरिवेटिव्स फ्रंट पे एक शॉर्ट बिल्डअप भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो सारे पैरामीटर्स एक बेयरिश सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 990 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 19 रुपीज के आसपास 11 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड जो टारगेट रहेगा वो 34 के रहेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग सेटअप है, इसका जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 4300 तक के हैं एंड मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट अचीव होने पे 9000 तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एट द मनी स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। जिंदल स्टील की 990 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 18-19 के बीच के प्रीमियम देकर, और लक्ष्य है 34 का इस प्रीमियम का, स्टॉप लॉस है 11 का। शुक्रिया ओशो जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को ऑप्शंस मार्केट में एक मौके बताए। लेकिन जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उनके लिए सलाह ये है जो सेबी की तरफ से दी गई है कि 10 में से 9 लोगों को यहाँ नुकसान ही होता है और औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। घाटा होने के बाद भी 28% आपको ट्रांजैक्शन के तौर पे देने पड़ते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यहाँ पर मेटल सेक्टर की बात हुई थी, इस सेक्टर में भी काफ़ी गिरावट दिख रही है। कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे फोकस करना चाहिए, इस सेक्टर में क्या हो रहा है, ये चर्चा भी होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में देखने की वीकनेस बनी हुई है और लोअर लेवल से ऐसी कोई खास कोशिश बाजार में हम देख नहीं रहे हैं। करीब 250 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 550 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में है और सरकारी बैंकों में आज हम देख रहे हैं कि माहौल काफ़ी वीक है। पीएनबी में सबसे ज़्यादा गिरावट आज हम देख रहे हैं, बीओबी टूट रहा है। एसबीआई के शेयर में आज हम गिरावट देखने के लिए 2% के आसपास की। पीएसयू बैंक का इंडेक्स आप देखिए 3% ये नीचे, और वैसे तो निफ्टी बैंक के सारे शेयर ही टूट रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में माहौल ज्यादा खराब है। गौरव जी, शॉर्ट खोजने शुरू कर दें सरकारी बैंकों में, कहीं कोई मौका है? आई थिंक इसके विपरीत अप्रोच रखनी चाहिए अभिषेक जी। पहले तो गुड आफ्टरनून। इस डिक्लाइन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। बड़े पीएसयू बैंकों के अंदर ये मौका बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। 4-5% की गिरावट है। आई थिंक 1-2% और नीचे मिल जाए, से फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे कंफर्ट लेवल पे मिलेगा अगर 136 से 38 के रेंज में ये शेयर आ जाता है। एसबीआई भी एक अच्छे प्राइस पॉइंट के नजदीक है। अगर एक बार 940 के नीचे का भाव दोबारा दिखा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आई थिंक ये मौके पे शॉर्ट सेल नहीं, रादर देन गिरावट पे मीडियम से लंबी अवधि के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजना एक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी पीएसयू बैंक्स में। नहीं देखिए गौरव जी, बात क्या है ना कि बात नजरिए की है। आप ना थोड़ा सा लंबा सोच रहे हैं, हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। तो छोटा सोच रहे हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। और आप कैनरा बैंक को देखिए, आप बोल रहे हैं कि ये खरीदना है, और नज़रिए का फ़र्क ये है कि आपके ही फ्रेटर्निटी के हमारे साथ जुड़े थे अजीत मिश्रा,
दोपहर 12 बजे के शो में 11:30 बजे के आसपास उन्होंने इस पर अपनी सेल की कॉल दी थी। तो वो ठीक है, किसी को अकुमुलेट करना हो तब तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक सही स्वीट स्पॉट में आ रहे हैं। अदरवाइज तो माहौल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। कहीं पैसे बन जाए तो बन जाए, ट्रेड करके कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक शेयर फिनो पेमेंट्स बैंक आज ये टूटा है। एक इंपॉर्टेंट लाइसेंस भी इसको मिला है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है जरा इसको समझते हैं। विश्वमोहन के पास है कुछ डिटेल्स। विश्वमोहन बताइए क्या प्रॉब्लम है, बाजार को क्या डर है फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर, क्योंकि 10% टूट के डे लो पर शेयर है ये। तो देखिए, बैंक ने अभी सिर्फ इन प्रिंसिपल, आरबीआई ने सिर्फ इन प्रिंसिपल यहाँ पे मंजूरी दी है। ये भी एक वजह है क्योंकि अभी जब तक कोई पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिलती है तब तक फिनो पेमेंट्स बैंक यहाँ पर पेमेंट बैंक के तौर पे ही काम करता रहेगा। ये एक बड़ी वजह है। और अब तक देखें तो जिनके जो क्लाइंट बेस है वो उस तरह के पेनिट्रेटेड मार्केट में ये है नहीं। हालांकि बाकी इनके मार्केट देखें तो इनके जो बाकी ग्रोथ है वो ठीक है। अगर लेंडिंग की बात करें तो लेंडिंग में इनके पास काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे क्योंकि पेमेंट बैंक के तौर पर तो इन्होंने काम किया है लेकिन लेंडिंग मार्केट में इन्होंने अभी तक काम नहीं किया है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी होंगे। यही वजह है कि इन्होंने मार्केट को ये पसंद नहीं आया। वो और दूसरी तरफ बाजार में आज गिरावट भी है, ये भी एक बड़ी वजह है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों यहाँ पर काम कर रही है, इस वजह से फिनो पेमेंट बैंक में आज गिरावट दिख रही है। हालांकि कवरेज की बात करें तो कवर ये पूरे देश के ज़्यादातर हिस्सों में इनका कवर करते हैं, लेकिन बैंकिंग का अनुभव इनके पास नहीं है। अभी अगर आप देखें तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास इनके कस्टमर बेस है, 2300 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट ये है। आरबीआई का अगर ये नियम पूरा करते हैं उसके बाद भी इनको टाइम अभी वक्त लग सकता है और ये अभी इनका जो पूरा अनुभव पेमेंट बैंक के तौर पर ही ऑपरेट करने का रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है और इस वजह से आज के सत्र में गिरावट दिख रही है। एक राय ले लेते हैं निमेश जी से। निमेश जी, फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर आज की जो गिरावट दिख रही है इसके बाद आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, पॉजिटिव न्यूज के ऊपर भी इतनी जिस तरह से गिरावट आ रही है, मैं मानता हूं कि थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और स्टॉक के अंदर जिस तरह से करेक्शन आया है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 260 के आसपास का बन रहा है। तो अभी तक और चांसेस है स्टॉक 260 के लेवल को ट्रेड कर सकता है। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। फिलहाल अभी एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि कल या परसों के सेशन के अंदर स्टॉक 260 तक के लेवल दिखाई देगा। पंकज जी से भी ले लेते हैं। सर, ये खबर तो काफी पॉजिटिव थी लेकिन बाजार को खबर पसंद नहीं आई है। आप बताइए सर, फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर आपकी राय, एक फंडामेंटल राय अगर दे दें। तो देखिए, मैं कवर तो नहीं करता बट जितना हमें समझ में आता है कि जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं या एक प्रॉपर बैंक बनने की कोशिश करते हैं तो आपको काफी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, चाहे वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी चीजें, ब्रांच ओपनिंग हो। तो आपके इनिशियली खर्चे बढ़ते हैं, आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ता है एंड उसके जो रिटर्न्स आते हैं वो आपको 3 या 5 साल के बाद में नजर आने वाले हैं। जैसे कि हमने सीएसबी बैंक में देखा, जैसे उनका गोल्ड लोन बुक काफी अच्छा करता है बट बैंक अभी भी बाकी रिटेल साइड में ओवरऑल कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है, तो उसके हिसाब से उनके आरओएस इंप्रूव नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फिनो पेमेंट बैंक में भी यही होने वाला है कि जब आप पूरे फुल फ्लैश काम करने वाले हैं तो आपको पहले खर्चे करने पड़ेंगे, आपके कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ेंगे एंड उसका जो रिटर्न है वो थोड़े बाद में आएगा। तो ये थोड़ा 4 या 5 साल उससे ज्यादा लंबा स्टोरी हो जाता है एंड विच इज वाई आई थिंक कोई इतना शायद वेट करने के लिए तैयार नहीं होगा या इतना पेशेंस नहीं होगा, विच इज वाई प्रॉब्ली स्टॉक में आपको वीकनेस दिखता है। एक और वजह है जो बाजार में ये भी चल रही है कि उनके जो बड़े स्टेक होल्डर्स है जिसमें ब्लैकस्टोन वगैरह है, उन्हें 18 महीने के भीतर उन्हें शेयर उनको अपनी होल्डिंग कम करने के निर्देश मिल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है और संभावित जो अतिरिक्त बिकवाली होगी वो यहाँ पे बढ़ सकती है और ये भी वजह है कि यहाँ पर दबाव बन रहा है। तो क्लैरिटी और कुछ आना बाकी है, उसके बाद ही यहाँ पर आप नए खरीदारी कर सकते हैं, नए निवेश कर सकते हैं। लेकिन पहली बार हुआ कि किसी पेमेंट बैंक को यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए इन प्रिंसिपल इस तरह की मंजूरी आरबीआई की तरफ से दी गई है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको अपनी राय देंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का माहौल है और सबसे ज़्यादा जो शेयर टूट रहे हैं वो हैं रियल एस्टेट के।
डिफेंस की, बैंकिंग की, वहां पर माहौल ज्यादा खराब है। लेकिन अगर हम निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कमजोरी आज सुबह से है, वो है निफ्टी के नए नवेले शेयर इंटरग्लोब एविएशन में। 10% तक टूट गया था, थोड़ी सी रिकवरी आई है और एक्शन थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है। आज शाम तक कंपनी को जो शो कॉज नोटिस जो जारी हुआ था डीजीसीए से, उसका जवाब देना है। वहीं अगर हम एविएशन मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और एक्शन जो है वो सख्त होगा। तो इंडिगो के चाहे यात्री हो या फिर इंडिगो के निवेशक हो, सारे के सारे परेशान हैं। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेकर, कंपनी की तरफ से रिप्लाई को लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं जो एविएशन को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं, कितनी फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई हैं और अब ये क्या उम्मीद है, किस तरह का जवाब सौंपेगी कंपनी? बिल्कुल, इंडिगो के मोर्चे पर तीन अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहला यह है कि सरकार ने आज संसद भवन में जवाब दिया है कि आखिर ये पूरी दिक्कत क्यों हुई और इसमें सरकार का अपना क्या पक्ष है। संसद में दिए जवाब में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो के साथ जो दिक्कत है उसकी अपनी इंटरनल सिस्टम और क्रू रोस्टरिंग का प्रॉब्लम है, जिसके चलते लगातार इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन हुई। इस बात को भी उन्होंने माना कि चूंकि हजारों मुसाफिरों को दिक्कत आई है, उसके लिए उन्होंने संसद में क्षमा मांगी है। लेकिन वहां से एक संदेश साफ ये भी दिया है कि इस स्थिति को देख करके जांच की जा रही है और इंडिगो के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन कुछ ऐसा होगा कि बाकी की एयरलाइंस के लिए और पूरे एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक नज़ीर बनेगी, एक मिसाल बनेगी कि ताकि ऐसी दिक्कतें दोबारा ना आए। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये रही कि आखिर जितने भी टिकट कैंसिल हुए हैं या जो लगेज एयरपोर्ट पे अफरा तफरी स्थिति में पड़े हुए हैं, उनके रिटर्न और रिफंड को लेकर के क्या स्थिति है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 5,86,000 पीएनआर कैंसिल हुए हैं, जिसके एवज में इंडिगो का ये कहना है कि तकरीबन उन्होंने 570 करोड़ रुपए, करीब 570 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। बड़ी तस्वीर यह है कि 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 पीएनआर कैंसिल हुए हैं, जिसके एवज में इंडिगो ने 827 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। जहां तक रही लगेज की बात, तो इंडिगो का कहना है कि 9,000 लगेज में से 4,500 लगेज वापस किए जा चुके हैं और जितने बाकी हैं वो अगले 36 घंटे के भीतर उनके जो रिस्पेक्टिव पैसेंजर हैं उन तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ इंडिगो ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी भी फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन नंबर्स में गिरावट आई है। आज इंडिगो जो है तकरीबन 1800 फ्लाइट ऑपरेट करेगी और आज की अगर बात करें सोमवार की, तो 500 फ्लाइट के कैंसिलेशन की जानकारी दी गई है। अभी भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, एक अहम नंबर है कि 500 फ्लाइट कैंसिल, यानी कि बड़े पैमाने पर यात्रियों को असुविधा होगी। लेकिन एक ये इंडिकेशन भी है कि अब धीरे धीरे रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है एयरलाइन। और इन सब के साथ में एक और अहम डेवलपमेंट है शो कॉज नोटिस को लेकर के। डीजीसीए ने इंडिगो मैनेजमेंट, विशेषकर इंडिगो सीईओ और सीओओ को शो कॉज नोटिस जारी किया था लापरवाही को लेकर के, ड्यूटी पूरी ना करने के लिए। उसके एवज में इंडिगो मैनेजमेंट ने 24 घंटे की अतिरिक्त मोहलत मांगी। इस मोहलत को भले ही डीजीसीए ने मंजूर किया। अब जो फाइनल डेडलाइन है वो आज शाम 6 बजे तक इंडिगो मैनेजमेंट को शो कॉज नोटिस का जवाब देना है। अगर जवाब नहीं देते हैं या जवाब संतोषजनक नहीं होता है, दोनों ही परिस्थिति में इंडिगो के मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन होता हुआ हम देख लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक का अपडेट यही है। और अगर राहत की या कुछ पॉजिटिव यहाँ से कुछ होता हुआ है वो यही है कि रिवाइवल हो रहा है स्टडी ऑपरेशन की तरफ। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ और भी अपडेट के लिए आगे जुड़ेंगे। और तो निश्चित तौर पर अब 3 तो बज गए हैं, 3 घंटे बाद देखते हैं कि पीटर एल्बर्स क्या जवाब सौंपते हैं सरकार को। देखिए थोड़ा सा ना मामला गंभीर इसलिए भी है और सरकार के जो सुर में जो तलखी है वो इस वजह से है क्योंकि जो अर्ली प्लान था एफडीटीएल नियम को लागू करने का, वो था जून 2024 का। लागू कब हुआ है? नवंबर 2025 में आके। ये नॉर्म्स आ कब गए थे? ये आ गए थे 2024 की शुरुआत में। तो इतना समय मिला था और आपने कंप्लाई नहीं किया, आपने इसको बड़े हल्के में ले लिया कि हम निपट लेंगे। आपकी क्या दादागिरी है? मार्केट लीडरशिप ठीक है, आपकी 65% की है, बाकी भी चीजें ठीक है, निवेशकों ने आपको रिवॉर्ड किया है, बाजार ने आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी असाइन किया है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस देश में रेगुलेटर भी है, डीजीसीए भी है,
मतलब अगर आपको टाइमलाइन दी गई थी कि अच्छा इस टाइम तक हो जाएंगी चीजें, तो फिर आपने उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं की? इतना बड़ा क्योस पूरे देश में, और ये तमाम चीजों को अफेक्ट भी कर रहा है। लोग तो ठीक है, इनके जिनको यात्रा करना है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्काई रॉकेट हो गए हैं बाकी अदर फ्लाइट्स के जो प्राइसेस हैं। तो ये जो दिक्कत है ना, इस पर गंभीर संज्ञान तो लेना बनता था। और देखते हैं कि क्या ये जवाब सौंपते हैं, और उस जवाब का कॉन्ग्निजेंस लेके डीजीसी आगे अब करता क्या है। वैसे निवेशकों का भरोसा तो एक और है। पिछले 7 दिन में करीब 17% के आसपास से गिरावट शेयर के भाव में आ गई है। इंडिगो बहुत इज्जत के साथ देखा जाता था और डोमिनेंस रहा इंडियन स्काइज में, और इन्होंने अपने मेहनत के दम पर इस डोमिनेंस को क्रिएट किया है। लेकिन ये सवाल गंभीर पूछे जाने थे और गंभीर सवाल पूछे जाएंगे आगे भी इंटरग्लोब एविएशन से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और शेयर जहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं उनके बारे में राय लेते हैं। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि गौरव जी, जो डिफेंस वाले शेयर है ना वो भी बहुत टूट रहे हैं। बीएल हो गया, इसके अलावा भारत डायनेमिक्स हो गया, गार्डन रीच हो गया, तमाम शेयर आज क्रैश हो रहे हैं। मतलब पुतिन साहब गए और डिफेंस का शेयर इधर, डिफेंस का दम निकल गया। इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वही व्यू है जो आप सरकारी बैंकों के लिए कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी है, या फिर थोड़ा इसमें डिफरेंट कोई आप नजरिया लेके चल रहे हैं? यहाँ पे व्यू पॉइंट थोड़ा अलग है, बिकॉज मैंने डिफेंस को हमेशा से एक 1.5-2 years प्लस स्टोरी की तरह इवेल्युएट किया है, नेवर हंटेड डाउन ऑन टू डिफेंस स्टॉक्स। अब पुतिन साहब के इस मूव से शायद हो सकता है ट्रेडर्स, निवेशकों का ये व्यू हो कि कुछ ना कुछ डील आगे बनती दिखाई देगी, मे बी सम काइंड ऑफ सुखोई की कोई डील आगे बनती हुई दिखाई देगी, जिससे एचएएल के शेयर में कुछ उत्साह आने की उम्मीद थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एचएएल जैसा बड़ी इंडियन सरकारी डिफेंस फर्म के शेयर को, लार्ज कैप शेयर है, अब 3.5% की गिरावट आई है। चार्ट फॉर्मेशन संकेत यही दे रहे हैं कि ये गिरावट आगे एक्सटेंड हो सकती है। देयरफॉर अगर निवेशक हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि टाइम फ्रेम क्या है। अगर 3-4 महीने का ही टाइम फ्रेम है तो यस, आई थिंक यहाँ से 3-4 महीने में मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ पैसा बनेगा। लेकिन अगर साल, 1.5 साल, 2 साल का व्यू पॉइंट है तो ये गिरावट को अक्यूमुलेट करने, ऐड करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। तो यहाँ पर इस गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं जिनका लंबी अवधि का नजरिया है। ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दिख रही है। वायदा बाजार में भी उन स्टॉक्स को भी लेकर आते हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं। उनमें सरकारी बैंकों के अलावा रियल एस्टेट तो हैं ही, और साथ ही कुछ और स्टॉक्स आईटी में भी है, मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी में से, जहां पर आज शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं। एक केपीआईटी टेक, ये भी आज काफ़ी कमज़ोर है, नए शॉर्ट्स बनते यहाँ पर भी दिख रहे हैं। एक नीलेश जी, आपकी राय केपीआईटी टेक को लेकर क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, आईटी स्पेस में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आज गिरावट हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। स्पेसिफिकली केपीआईटी टेक थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर आज देखने को मिल रही है, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन उस प्रकार का नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई और एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल जाए। तो इन लेवलों पर कोई फ्रेश बिकवाली वाला ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड एक रिबाउंड दिखा सकता है। तो 1200 का स्टॉप लॉस सबसे पहले रखना होगा। अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट करें, अन्यथा यहाँ पर शॉर्ट अवॉइड करें। जिनके बाद लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल से एक पुल बैक मूव 1250 तक का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाना चाहिए। यार आपको लग रहा है कि पुल बैक की संभावना बन रही है 1250 तक की, तो यहाँ पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रह सकते हैं, शॉर्ट्स अभी पोजीशन बनाने की नहीं सलाह है। जीएमआर एयरपोर्ट, यहाँ पर भी आज काफ़ी गिरावट है, करीब 4.5% और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी दिख रही है यहाँ पर। नीलेश जी, क्या राय है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर? देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट एक स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, बट अगेन यहाँ पर भी देखिए मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर में आज हुआ ये है कि इस करेक्शन के बाद वो अपने रिस्पेक्टिव सपोर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो जीएमआर एयरपोर्ट की सपोर्ट की बात करें तो 90 का सपोर्ट है,
अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 96 का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पर भी कोई फ्रेश बिकवाली की सलाह नहीं हुई क्योंकि काउंटर ऑलरेडी 4.5% करेक्ट हो चुका है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, इसीलिए शॉर्ट अवॉइड करें। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 96 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार के लिए बने रह सकते हैं। एक पुल बैक मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, 101 102 के आसपास आता है तो वहां पर लॉन्ग से एग्जिट कर जाए। ओके, तो 3-4 रुपए की यहाँ पर तेजी लौट सकती है, तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं GMR एयरपोर्ट्स। बंधन बैंक भी आज काफी कमजोर है, 5% टूटा हुआ है। बंधन बैंक को लेकर गौरव जी क्या राय है? विष्णु मोहन जी, बंधन बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। एक लंबे समय से हम देखें तो इसके अंदर गिरावट का दौर चल रहा है। अभी पिछले 3-4 दिन की भी बात करूं तो एक्सेसिव सेलिंग देखने को मिली है, लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट पिछले 3-4 दिनों में ही आ गई है स्टॉक के अंदर। अभी भी स्टॉक का फॉर्मेशन वीक है एंड यहाँ से फर्दर गिरावट ही कंटिन्यू करेगी। 128 के अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि इसके प्रीवियस लोज हैं वहां तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक अवॉइड करने की सलाह होगी। बंधन बैंक 135, 3.5% की गिरावट। बंधन बैंक की अपनी प्रॉब्लम है। देखिए, बंधन बैंक में जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है ना, वो बार बार वो दिक्कत देता है बंधन बैंक को। और जो मेजर जो कॉन्सेंट्रेशन है उधर असम में, वेस्ट बंगाल में, जब भी बाढ़ वगैरह की स्थिति होती है तो फिर वो दिक्कत निकल के सामने आ जाती है। लेकिन एक शेयर जो मतलब आज की गिरावट में ना उससे पार्टिसिपेट किया नहीं, और लोअर लेवल से हम थोड़ी बहुत बाइंग आती देख रहे हैं। निफ्टी के जो 4 शेयर ऊपर हैं उसमें रिलायंस भी शामिल हो गया है। रिलायंस को लेकर नीलेश जी आपका व्यू? आज मतलब ना रिलायंस ने ठान लिया था कि नहीं, मैं इसका भागीदार नहीं बनूंगा आज का। क्या राय होगी आपकी, क्या ट्रेड बन रहा है इस लेवल से? बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी गिरावट जो मार्केट में हम देख रहे हैं उसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी सरप्राइजिंग मूव है। एक पॉजिटिव टेरिटरी में शुरुआत से हम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि 3.5% के फ्रेश OI एडिशन भी हुए हैं, तो लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकल एज वेल एज डेरिवेटिव फ्रंट पर यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी पुल बैक मूव अगर हम मार्केट में देखने को मिलता है तो रिलायंस यहाँ से लीड करता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्तर पर 1580 से 1600 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 1525 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, या फिर थोड़ी सी डिप मिले तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, यहां से भी लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। चलिए BTST STBT के ट्रेड भी जरा समझ लेते हैं कि आपके लिए मौके कल के सत्र के लिए कहां पर बनेंगे। आज तो स्क्रीन ज्यादातर लाल ही दिखाई दे रही है और निफ्टी के 50 में से 46 शेयर कमजोर हैं। लेकिन गौरव जी बताइए, क्या एक लॉन्ग एक शॉर्ट लेके जाएं कल के लिए? जहां कन्विक्शन हो सर वही बताइएगा। यस, अगर हमें BTST के पर्सपेक्टिव से देखूं तो एक शेयर है जो बिल्कुल ही विपरीत ट्रेड कर रहा है अपने पूरे पैक से। मेटल पैक की मैं बात कर रहा हूं। JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, 768-69 का भाव चल रहा है स्टॉक का। वॉल्यूम के साथ अभी भी निरंतर इसके अंदर बाइंग जारी है। ड्यूरिंग द डे कंसोलिडेट किया और उसके बाद अभी लेटर हाफ के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके अंदर BTST कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा और बहुत ही नजदीक स्टॉप लॉस है, देयरफॉर मुझे इसमें कंफर्ट नजर आ रहा है। 758 758 के स्टॉप के साथ इसको हमें BTST ट्रेड के लिए कंसिडर करना चाहिए। 780-85 तक के हम टारगेट्स, नियर टर्म टारगेट्स BTST के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी उतना कुछ STBT की जहां तक बात करूं तो उतना इन लेवल्स पे, इन स्तरों पे अभी समझ नहीं आ रहा है, देयरफॉर मैं अभी BTST के साथ ही एज ऑफ नाउ सजेस्ट करूंगा। ठीक है, एक BTST जिंदल स्टेनलेस 758 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 780 785 रुपए की ये टारगेट लगा के चलिए। फटाफट हमारा प्रोड्यूसर साहब ने आपको स्क्रीन पर ये दे दिए हैं इसके लेवल्स भी। गौरव जी, हमने हडको की काफी बातचीत की थी। हडको तो आज काफी पेन में है, मतलब वायदा का दूसरा सबसे ज्यादा ये शेयर गिरने वाला दिखाई दे रहा है, 5.5% नीचे। हडको क्या यहां से रिवर्स होगा या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी ये शेयर में गिरावट की और शुरुआत हो गई है?
विशेष जी, लगभग 3 हफ्ते पहले हटको में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, जहां पे 243-201 के आसपास ये स्टॉक ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल अटेम्प्ट रहा और शेयर के अंदर वापस गिरावट आ गई। यहां से मुझे अभी थोड़ी और गिरावट नजर आ रही है शेयर के अंदर। आई थिंक बेटर होगा इसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अवॉइड किया जाए। ओके, तो हडको को लेकर ये व्यू आ रही कई। आज स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी। हमने केन्स टेक्नोलॉजी की तो बात की ही थी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, तो ज़्यादातर स्टॉक्स यहाँ पे डाउन ही नज़र आ रहे हैं और कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे 6 से 7% तक की गिरावट दिख रही है। और एफआईआई कहा जा रहा है कि एफआईआईज लगातार यहाँ पर अपना स्टेक काम करते जा रहे हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में सिर्फ 3 स्टॉक है जो आज हरे निशान में है, बाकी सारे स्टॉक्स कमज़ोर है। डेटा पैटर्न देखिए 7% नीचे है। ABREL आदित्य बिरला रियल एस्टेट, यहाँ पर भी गिरावट है 6% की। इसके अलावा BLS, पूनावाला, सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। गौरव जी, एक राय डेटा पैटर्न को लेके दीजिए। आज जो 6.5% नीचे है, क्या करना चाहिए यहाँ पर डेटा पैटर्न को? जरूर। गौरव जी, आपसे मेरा सवाल था। विष्णुमोहन जी, ये इंपॉर्टेंट एवरेजेस का आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कंटिन्यूएशन ऑफ द डिक्लाइनिंग फेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2580-83 का लेवल करंटली चल रहा है। 2500 से 2400 की रेंज मुझे आते हुए स्टॉक में दिखाई दे रही है, जो कि पॉसिबल है आने वाले कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में। आई थिंक अभी हमें बाय करने की जल्दबाजी इस स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार 3 तिमाहियों से एफआईआईज 200 से ज़्यादा स्मॉल कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर चुके हैं और 2025 में इस साल 184 स्मॉल कैप स्टॉक्स में निगेटिव रिटर्न मिला है और करीब 19 शेयर्स ऐसे भी है जहां पर 70% तक की तेज गिरावट इस साल में अब तक देखी जा चुकी है। तो ये ब्रॉडर मार्केट का जो पार्टिसिपेशन है बिल्कुल गायब है और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स और कुछ हेवी वेट्स की वजह से इंडेक्स में ये रैली दिख रही है। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। नीलेश जी, आप बताइए आज के लिए STBT या BTST क्या करके जाएंगे सर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रखने की सलाह होगी। तो सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है लॉन्ग साइड में, वो है पॉलिसी बाजार। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। इनफैक्ट फ्राइडे को हमने काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा था, आज एक फॉलोअप में हम देख रहे हैं और 1915 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 1950 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस रखना होगा 1885 का, 1885 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर थोड़ी सी डिप 1910 या उसके नीचे की मिलती है तब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए और सेटअप काफी अच्छा है। 1950 से 1970 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बिकवाली वाले ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर इनफैक्ट लिस्ट काफी लंबी है, बट डिफेंस पैक यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो डिफेंस पैक पर थोड़ा सा बेरिश व्यू है। HAL, मज़गांव और इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। यहाँ पर HAL को बिकवाली करने की सलाह होगी। यहाँ पर निचले स्तर पर 4100 तक की हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 4400 का स्टॉप लॉस रखना होगा। HAL के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। तो HAL शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर आप दे रहे हैं डिफेंस स्पेस से और PB फिनटेक। एक बार सर स्टॉप लॉस बता दीजिएगा HAL का नीलेश जी। बिल्कुल, देखिए फिलहाल 4302 रुपीज पर फ्यूचर ट्रेड हो रहा है HAL का। 4400 रुपीज का ऊपरी स्तर पर स्टॉप लॉस रखना है। 4100 के निचले स्तर पर टारगेट होंगे। ओके, तो ये राय यहाँ पर HAL को लेकर आ रही है। आज एक स्पेस है जिससे बाजार को थोड़े बहुत सपोर्ट मिल रहे हैं, वो है IT दिग्गज IT कंपनियों का। टेक महिंद्रा, विप्रो और HCL टेक, ये तीनों हरे निशान में बंद हो रहे हैं। निफ्टी की सिर्फ 4 कंपनियां जो हरे निशान में, उनमें ये तीनों, वो भी रिलायंस भी अब लाल निशान में आ गया है। सिर्फ 3 IT कंपनियां यहाँ पर। गौरव जी, कुछ पसंद आ रहा है क्या दिग्गज IT में? दिग्गज IT में हमारे प्रेफर्ड स्टॉक हैं टेक महिंद्रा एंड TCS। मैं अभी भी उन्हीं के साथ ही रहने की सलाह दूंगा। ओके, तो TCS आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है, ये राय आपकी तरफ से आ रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की राय ले लेते हैं जहां आज वापस से काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक्स हैं, उन पर एक राय ले लेते हैं। आज ज्वेलरी स्टॉक्स में भी काफ़ी दबाव है। कल्याण ज्वेलरी देखिए, ज्वेलर यहाँ पे 4% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। कल्याण ज्वेलर को लेकर नीलेश जी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए कल्याण ज्वेलर्स में भी एक ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं। काउंटर फिलहाल अगर आप देखिए तो सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है
और जिस हिसाब से आज स्ट्रक्चरल ब्रेक हुआ है तो निचले स्तरों पर 465 से 460 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन देखिए आज का जो फॉल है वहां पर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है लोअर साइड में। इसकी वजह से जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है करंट लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। कल्याण ज्वेलर्स ऑलरेडी 3.5% डाउन है। अगर थोड़ा सा पुल बैक 485 480 से ऊपर अगर को मिलता है तब यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। 490 के स्टॉप लॉस से निचले स्तर पर मेरे ख्याल से स्टॉक यहाँ से 460 तक के भी लेवल टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 460 के भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में। इटर्नल को लेकर गौरव जी आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे। आज हमने देखा कि इसमें ब्लॉक डील हुई और ये शेयर करीब 2.5% नीचे आ गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि मतलब 284-85 रुपए के नीचे फिर ये गया नहीं और फिर एक रेंज में ही कारोबार करता रहा है। जिन्होंने शॉर्ट किया होगा इटर्नल को, क्या शॉर्ट को कैरी करके जाएं? एसटीबीटी के तौर पर ये काम करेगा? चांसेस बन रहे हैं, यस इसमें कर सकते हैं। बिकॉज ये जो डिक्लाइन आया है इसमें एक पिछले 2-3 हफ्ते से चलता हुआ कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी आ गया है और साथ ही साथ में 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की अब क्लोज भी दे रहा है ये स्टॉक। और वॉल्यूम के साथ आज ये नजर आ रहा है, ऑल्दो वॉल्यूम उस ब्लॉक डील की वजह से है। बट आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स को, प्रीवियस फैक्टर्स को मैं कंसिडर करूं तो यहाँ से कुछ गिरावट की संभावना ज्यादा नजर आती है। तो एसटीबीटी इस संदर्भ में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एसटीबीटी के लिए ये सही लग रहा है। पीबी फिनटेक में आज हमने बढ़िया इसमें देखे हमने लॉन्ग एडिशंस आज फिर से और ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक था पीबी फिनटेक में। पीबी फिनटेक नीलेश भाई लेकर जाएं ये शेयर, ये इसमें क्या बीटीएसटी कर सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, इस पर हमने हमारी खरीदारी की सलाह दी है एज ए बीटीएसटी ट्रेड और बिल्कुल सही कहा आपने, काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा पर भी नजर डाले तो ओआई इजाफा 16% का हुआ है, तो काफी बड़े लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम स्पर्ट भी काफी अच्छा है, हायर देन एवरेज वॉल्यूम है, तो इसके चलते हमने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है। 1950 की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1885 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड पीपी फिनटेक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, पीबी फिनटेक को लॉन्ग करने की सलाह है। स्पार्क में हमने देखा था कि तगड़ी बाइंग आई थी लास्ट वीक में, कोई खबर आई थी इनके लिए यूएस से, कोई कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आया था इनके फेवर में और शेयर में हमने उड़ान देखा। स्पार्क आज गिरावट का शिकार हो रहा है, 7.5% ये शेयर टूट गया है। थोड़ा सा लोअर लेवल से नीचे ऊपर जरूर आया है ये। स्पार्क में क्या करना चाहिए गौरव जी? ये जो करेक्शन है क्या ये एंट्री का मौका है? अभिषेक जी, जिस प्रकार से वोलेटिलिटी इस स्टॉक में रही है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, आई थिंक बेहतर है कि अभी इससे दूर ही रहा जाए। 135 की चीज सीधे सीधे बढ़ के 175-80 तक चली गई और वहां से दोबारा 140 आ गई। आई थिंक ये गूज़बम्प दे सकते हैं किसी भी निवेशक को, ट्रेडर यहाँ पे, तो बेटर है कि अवॉइड करें। यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं ब्रॉडर में मार्केट में जहाँ पर आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है। आज बजाज ट्विंस ये दोनों भी काफ़ी कमज़ोर है। बजाज फिनांस देखिए, बजाज फिनसर्व देखिए, दोनों आज 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या राय बन रही है नीलेश जी बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए बजाज ट्विंस पिछले इनफैक्ट बजाज फाइनेंस की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों में काफी अच्छा मूव हमने ऊपरी स्तरों पर देखा था। आज मार्केट की गिरावट के वजह से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत दबाव हम जरूर देख रहे हैं, बट अभी भी अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 1010 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी और सिमिलर भी होगा। देखिए आज के फॉल में यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट देखने को नहीं मिला है, तो वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं आई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी पुल बैक मार्केट में देखने को मिलता है तब ये स्टॉक यहाँ पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले 1010 के स्टॉप लॉस, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, बट बिकवाली करने की सलाह यहाँ पर नहीं होगी। बेहतर होगा कि थोड़ा सा इंतजार करें। ओके, बेहतर होगा इंतजार कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। एक और बैंक है इंडियन बैंक का, ये अगर आप 5 दिनों में देखें तो 12% के आसपास गिर चुका है। इंडियन बैंक को लेकर क्या राय है गौरव जी इतनी गिरावट के बाद? इंडियन बैंक वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स रहा है
ऑफ लेट अगर हम देखें रिटर्न वाइज बहुत ही शानदार, हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी इस गिरावट को एक अच्छे एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अगर निवेशक 2 से 3 महीने से ऊपर का व्यू रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट यहाँ पे है स्टॉक को एड अप करने के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल ही अगर 1-2 दिन के हिसाब से करना है तो छोटी मोटी गिरावट 760 तक आने के चांसेस जरूर बन रहे हैं, बट आई डोंट थिंक उसे ट्रेल करना चाहिए। रादर देन हमें बिगर पिक्चर पे बेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। डिक्लाइन पे बाय की सलाह रहेगी स्टॉक में। ओके, डिक्लाइन पर बाय की सलाह इंडियन बैंक है। एक और प्राइवेट स्पेस से वो है इंडसइंड बैंक, ये भी आज 4% टूट गया है। इंडसइंड बैंक क्या राय देंगे नीलेश जी? देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है क्योंकि काउंटर अपने 21 डीएमए को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 850 के ऊपर क्लोज होता है तो ही यहाँ पर लॉन्ग के बारे में सोचिए, अन्यथा इसको अवॉइड करें। और किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो फिलहाल के लिए 830 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोजिंग इनफैक्ट 1 मिनट बचा है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि क्लोज इसका 840 या उसके नीचे का देखने को मिलेगा। तो बेहतर होगा कि कल के सेशन की ओपनिंग का इंतजार करें। तो ये रहा इंडसइंड बैंक को लेकर। शुक्रिया नीलेश जी आपका, गौरव जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन बाजार की चाल अगर आज आप देखें तो यहाँ पर सारे सेक्टरल इंडेक्स में, एनएसई में आज गिरावट दिखी है। और जो गिरावट सबसे ज़्यादा ये सरकारी बैंक्स में, रियल एस्टेट में, इसके अलावा जो गिरावट है मेटल्स में। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे गिरावट ज़्यादा था। वैसे तो सारे ही सेक्टर लाशान में ही बंद हुए। हेल्थ केयर देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए, तेल गैस देखिए, तो सारे स्पेस में आज के सत्र में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। लेकिन सरकारी बैंक आज काफ़ी टूटे हैं और रियल एस्टेट, ये दोनों ऐसे थे जहां पे गिरावट है। सबसे ज़्यादा निफ्टी में गिरने वाले स्टॉक्स की अगर आज बात करें तो यहां पर इंटरग्लोब एविएशन, जहां पे 9% की गिरावट। जिस तरह की सख्ती अब सरकार की बढ़ी है, डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और आज शाम 6 बजे तक का टाइमलाइन भी दे दिया है कि आपको जवाब देना है। आज करीब करीब 9% टूट गया। डिफेंस में बीईएल देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5% गिरा, जेएसडब्ल्यू स्टील में 4% की गिरावट, नेस्ले में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। इटर्नल ब्लॉक डील की खबर के बाद 2.5% टूटा, शुरुआत में हल्का तेज भी था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वापस से 300 के अपने सपोर्ट लेवल के नीचे आ चुका है, 296 के आसपास की क्लोजिंग होती दिख रही है। ट्रेंड देखिए 2.5% गिरावट, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज में तेज गिरावट, टाटा स्टील, मेटल्स आज काफ़ी कमजोर थे। बजाज फिनांस और बजाज फिन दोनों में 2% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। पावर ग्रिड 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर। दिग्गज बैंक, एसबीआई, यहाँ पर गिरावट थी। टाइटन जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में काफ़ी गिरावट दिखी है। लेकिन 3 ही स्टॉक, निफ्टी में से 3 ऐसे स्टॉक थे जो आज हरे निशान में बंद हुए हैं। उसमें टेक महिंद्रा, विप्रो और एचसीएल टेक। बाकी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर आज लाल निशान में ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स किन स्टॉक्स में बिल्ड होते हुए आज के सत्र में दिखे। आज का गिरावट का सत्र था तो इंडिगो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स पोजीशन बन के जा रहे हैं। हडको देखिए, यहाँ पर भी 5.5% गिरावट। डेरिवेटिव मार्केट में दूसरा सबसे गिरने वाला स्टॉक था। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, शुरुआती कारोबार से ही कमजोर था, 5.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी थी। और लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स की लिस्ट में टेक महिंद्रा, विप्रो, पीवी फिनटेक और श्री सीमेंट, अदरवाइज सारे ही स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला है। तो बाजार की क्लोजिंग देखिए, 225 अंक नीचे 25,960 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में तो 540 अंकों की गिरावट। सरकारी बैंकों ने यहां पर सबसे ज़्यादा दबाव बाजार पर बनाया है। इसी नोट पर क्लोजिंग कॉल्स को यहीं खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए कल की तैयारी करवाएंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे भी स्टूडियो में मौजूद हैं। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।